डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं सेट नंबर 5 बायोलॉजी का। इससे पहले सेट 1 2 3 4 सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। और जिस भी स्टूडेंट को और सारे सेट्स देखने हैं, सभी सब्जेक्ट के सेट्स अवेलेबल हैं इस चैनल पे। और वो आंसर ऐसे हैं जो कि आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट आंसर्स बनाए गए हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के एंड में आपको दिखाई देगी, उस पर टच करके जो है आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी। इस तरह से आपके सारे हिंदी इंग्लिश के सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई यूरोफिकेशन यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पर जो है सुपोषण से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है, क्या समझते हैं। तो देखिए, सुपोषण जो है जलाशय, घरेलू अपशिष्ट और फॉस्फेट और नाइट्रेट इत्यादि के मिलने से अत्यधिक पोषण हो जाते हैं। जो जलाशय हैं उसमें घरेलू अपशिष्ट, फॉस्फेट, नाइट्रेट इत्यादि मिलने से अत्यधिक पोषक पोषक हो जाते हैं, जिसे सुपोषण कहते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज है। बाकी आप इसको बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं, एक नंबर के लिए इतना ही छोटा काफ़ी है। एक नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, द रिजर्वर्स बिकम्स हाईली न्यूट्रिशियस ड्यू टू द एडिशन ऑफ डोमेस्टिक वेट्स, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स एटसेट्रा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, विच प्लांट इज टर्म्ड एज टेरर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का टेरर के नाम से किस पौधे को जाना जाता है। तो उसको बोलते हैं हम जलकुंभी। इसका वैज्ञानिक नाम जो है इरचोर्निया क्रैप्सीपस है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए लिखा है। अदरवाइज केवल इसका आंसर जलकुंभी ही होना था, यानी वाटर हाइचनीथ होना था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है, एक्सपांड द टर्म पीसीआर। आपको अच्छी तरह से पता है, पहले वाले सेट में भी मैंने कराया है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 4 नंबर, स्नो ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी स्नो ब्लाइंडनेस जो है ये मानव के किस अंग से संबंधित है। तो ये मानव आंख की कॉर्निया से संबंधित है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द कॉर्निया ऑफ द ह्यूमन आई। पर नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज रिलेटेड टू विच इशू। तो ये किस मुद्दे से संबंधित है। तो ये ओजोन परत के क्षय से संबंधित है, रिलेटेड टू द डेप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। और इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी मैंने पहले सेट में भी दी थी, यहाँ पे भी दे रहा हूँ। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ए ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेटोट्रॉफिक ओजोन लेयर। ठीक है, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है समताप मंडल की ओजोन परत की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको केवल इतना ही लिखना है कि ये रिलेटेड किससे है। तो ये ओजोन परत के क्षय से संबंधित रिलेटेड है। ठीक है, इसके बारे में एक समझौता किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, थिकनेस ऑफ ओजोन कोलम इज मेजर्ड इन विच टर्म्स। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा सेट नंबर 4, तो उसमें मैचिंग कॉलम में ये आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। तो मैचिंग कॉलम में डॉप्सन यूनिट जो है अपनाई जाती है इसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए। तो डॉप्सन यूनिट जो है इसकी इकाई का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच टू डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड। यानी कि वह पारस्परिक क्रिया जिसमें दो अलग अलग समष्टियों से संबंधित दोनों ही जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है, किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम म्यूटेलिज्म यानी कि सहोपकारिता बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी ये घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है कि म्यूटेलिज्म को परिभाषित कीजिए, यानी कि सहोपकारिता को परिभाषित कीजिए। तो उसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी। सेक्शन बी में आ चुके हैं। सेक्शन बी का 8वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी जीव के अनुवांशिक रूपांतरण के लिए विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, ये आपको बताने हैं। तो इसमें 3 चरणों को अपनाया जाता है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड जीन, आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जो अपनाया जाता है वो होता है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इट्स टू इट्स प्रोपोजेनी। यानी कि वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना, और उसके बाद में चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, और उसके बाद में थर्ड स्टेप आता है स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना। तो ये 3 स्टेप्स आपको लिखने हैं, इसमें ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। इस पे आपको एनलिस्ट करना है 3 एप्लीकेशंस ऑफ जीएम प्लांट्स। जीएम पौधों के कोई 3 उपयोग आपको बताने हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 उपयोग लिखे हैं, आप 5 में से कोई भी 3 आपको जो याद रहने वाले हैं वो लिख सकते हो। और आगे जाके ये बड़े क्वेश्चन बनेगा, तो बड़े क्वेश्चन में हम पाँचों के पाँचों लिखेंगे।
तो यहाँ पर जो है अजैव प्रतिबलों यानी कि ठंडा, सूखा और लवण ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण हो जाता है। यानी कि इन सभी टेम्परेचर्स वेरिएशंस को जो है ये फसलें सह सकती हैं अगर हम जीएम पौधों को जो है बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में रासायनिक कीड़ानाशकों पर कम निर्भरता रहती है, यानी कि जो कीड़ानाशक है या जो प्रतिरोधी फसलें हैं उनकी उपयोगिता हमें कम हो जाती है और इसमें जो है उपज अपने आप ग्रोथ हो जाती है। कटाई के पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में ये सहायक है। जैसे कटाई करते हैं तो कटाई के बाद में क्या है, कुछ बीजेस गिर जाती हैं, वो बीजें भी नहीं गिरती हैं और साथ साथ में उसकी फर्टिलिटी भी बरकरार रहती है। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है। यह शीघ्र मृदा उर्वरकता को समापन से रोकता है और खाद्य पदार्थों के पोषक स्तरों में वृद्धि करता है। उदाहरण के लिए जो है खाद्य पदार्थ में एक जो है विटामिन ए से समृद्ध धान उगाई जाती है जिसको हम गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं और ये अप्रोक्सीमेटली 90 रुपये किलो के हिसाब से अभी की डेट में आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो है जीएम प्लांट से हमें मिलते हैं, उपयोगी हैं। इस तरह से हम 5 पॉइंट लिख सकते हैं और इनमें से केवल 3 पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने लिखा है तो आप इनको समझ सकते हैं, जैसे मैंने हिंदी में समझाया यही चीज़ इसमें इंग्लिश में बताई है। नेक्स्ट जो है 10 नंबर क्वेश्चन, हाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूजफुल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम। एंजाइम के उदाहरण भी देने हैं आपको और बताना है कि ये डीएनए तकनीक में प्रतिबंध एंजाइम जो है कैसे उपयोगी हैं। ठीक है। तो देखिए, वे एंजाइम जिनमें प्रतिबंध एंजाइम शामिल है ये काटने में मदद करते हैं, पॉलीमरेज संश्लेषण करने में मदद करते हैं और लीगेज बांधने में भी मदद करते हैं। और पूर्ण योजन डीएनए प्रतिबंध एंजाइम में उस स्थान को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहां वांछित जीन को वेक्टर जीनोम में डाला जाना है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है टेक्नोलॉजी में उसकी जो आपकी टेक्नोलॉजी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की उसमें भूमिका निभाते हैं। कुछ प्रतिबंधित एंजाइमों के उदाहरण आप दे सकते हैं। तो ई कोरी होता है जिसको हम ई कोराई बोलते हैं, हिंद सेकंड होता है जिसको हिंद टू बोलते हैं और बाम ही होता है जिसको बाम एच आई बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। इसको इंग्लिश में भी हमने लिखा है, द एंजाइम्स विच इंक्लूड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प टू कट एंड polymerase help to synthesize and ligase help to bind. The restriction enzyme used in recombinant DNA technology to determine the location at which the desired gene is inserted into the vector genome. ठीक है। तो ये इसका एक उपयोग है, किस तरह से ये मदद करते हैं, किस तरह से लाभकारी हैं, ये आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो मैंने एग्जाम्पल अभी अभी आपको बताया। 11 नंबर क्वेश्चन है, नेम एनी 3 बायो पेस्टिसाइड्स। तो कोई 3 जो है जैव कीटनाशकों के नाम आपको बताना है जिसमें बेसिलस थुरिंगेसिस आता है आपका जिसको बीटी बोलते हैं। उसके बाद में पायरेथ्रिन आता है। ठीक है। पायरेथ्रिन भी है। एनवीपी है जो आपका नीम से मिलता है। ठीक है। और आपका उसके अलावा और भी है जिसमें ट्राइकोडार्मा जो है ये प्रमुख कीटनाशक हैं या फिर जो है पीड़क नाशक हैं। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी 3 जो आपको याद हो जाए आसानी से उनको याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आपको भेद बताना है यानी अंतर बताना है फूड चैन और फूड वेब में, यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच में अंतर बताना है। तो यह खाद्य श्रृंखला के मैंने 5 जो है स्टेप्स लिखे हैं और इसी तरह से खाद्य जाल के भी 5 स्टेप्स लिखे हैं। तो पाँचों अंतर आप आमने सामने भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। खाद्य श्रृंखला जो है जीवों का वह श्रृंखला है जिसमें एक समुदाय के एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है। और दूसरा जो खाद्य जाल है यह बहुत ही खाद्य श्रृंखला का एक जाल है, बहुत सी खाद्य श्रृंखला का ये जाल है जो एक प्रकार के परितंत्र में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है और इसमें जो है आपके जीवों की संख्या जो अपेक्षाकृत अधिक या असीमित हो सकती है। उसके अलावा और भी है, एक खाद्य स्तर का जीव दूसरे खाद्य स्तर के जीव से जुड़ता है या जुड़ जाता है और इसमें जो है एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के जीवों द्वारा किया जा सकता है। इसमें क्या है, एक जीव दूसरे जीव के डिपेंडेंट रहता है लेकिन इसमें एक जीव जो है कई जीवों के काम आ सकता है। और भी है आपके 4 और 5, तो इनको 4 5 को भी लिख सकते हो। ये सरल प्रक्रिया है, ये जटिल प्रक्रिया है। तो इस तरह से आप इसके डिफरेंसेस बता सकते हैं आमने सामने टेबुलर फॉर्म में लिख करके। यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में जो है आपके इंग्लिश मीडियम के लिए फूड चैन और फूड वेब को डिस्क्राइब किया है, तो आप ये 3 पॉइंट लिख देंगे तो वह आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है और इस तरह से टेबुलर फॉर्म में हमेशा अंतर को लिखिएगा। मैं आपको जो सॉल्यूशंस दे रहा हूँ इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लेना, जैसे कि ये ऊपर नीचे लिखा है तो आप एक तरफ खाद्य श्रृंखला लिख करके दूसरी तरफ खाद्य जाल आमने सामने लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें 13 नंबर में पूछा गया व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो पिरामिड के प्रकारों के नाम पूछा है, केवल नाम पूछा है इसने, और कुछ नहीं पूछा है, डिस्क्राइब करने के लिए नहीं बोला है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक संख्या का पिरामिड होता है यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर या नंबर पिरामिड। बायोमास का पिरामिड होता है, एक बायोमास पिरामिड, और उसके बाद में ऊर्जा का पिरामिड होता है जिसको एनर्जी पिरामिड भी बोलते हैं। तो ये 3 तरह के पिरामिड ही होते हैं हमारे, जिनको हमें बताना था, यहाँ पे नाम देने थे। इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, एज वी नो दैट इकोलॉजिकल सक्सेशन में बी कैटेगराइज एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, विच ऑफ टू इज स्लोअर एंड वन एंड वाई। तो जैसा कि हम जानते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण जो है ये प्राथमिक और द्वितीय अनुक्रम में विभेद करता है, यानी कि 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो इनमें से कौन एक धीमी प्रक्रिया का उदाहरण है और क्यों, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे द्वितीय अनुक्रमण आमतौर पर प्राथमिक अनुकरण की तुलना में तेजी से होता है, यानी कि द्वितीय जो है ये तेजी से होता है, प्राथमिक आपका स्लो होता है, क्योंकि मिट्टी यानी कि मृदा पहले से मौजूद होती है द्वितीय में, और अनुक्रमण दर तेज होता है और इसीलिए चरमोत्कर्ष पर जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि हाई लेवल पे जल्दी पहुंच जाता है। और प्राथमिक अनुक्रम उस क्षेत्र में शुरू होता है जहां कोई भी जीवित जीव कभी मौजूद नहीं होता, और प्राथमिक अनुक्रम में मिट्टी जो है कोई भी मिट्टी मृदा नहीं होती है, और इसको बनने में जो है बनाने की आवश्यकता होती है, और इसको बनाने में समय लगता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, समय लगता है, इसलिए ये धीमा होता है। तो यही चीज़ हमें बतानी थी, कौन सी तेज होती है और कौन सी धीमा होती है और क्यों होती है। तो रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉइल जो है ऑलरेडी प्रेजेंट होता है सेकेंडरी में, इसलिए वो फास्टर होता है प्राइमरी सक्सेशन से। और जो प्राइमरी सक्सेशन है वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एग्जिस्ट नहीं करता। और प्राइमरी सक्सेशन में अगर उसको आगे बढ़ना है, उसको तेज होना है, तो सबसे पहले वहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन यानी मिट्टी का फॉर्मेशन होना जरूरी है, जिसके लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स टाइम्स। इसके बाद आते हैं सेक्शन सी में। यहाँ पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पे हमने ऊपर देखा था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के क्या महत्व है, क्या फ़ायदे हैं, वो बताने थे। यहाँ पे हमने उसको बताया है, पूरा एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पर भी वो 5 पॉइंट लिखेंगे। तो ऐसे पौधे जीवाणु कवक या जंतु जिनके जीन हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति परपोषी पौधे या जंतुओं और जीवाणुओं की प्रकृति और खाद्य जाल पर निर्भर करता है। और जीएम जो है पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक होता है। जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है यानी कि जीएम पौधे का जो उपयोग है कई प्रकार से लाभदायक है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा क्या क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे अजैव प्रतिबलों यानी कि के प्रति जो है अधिक सहिष्णुता फसलों का निर्माण होता है। रासायनिक कीटनाशकों पर कम निर्भरता रहती है। कटाई के पश्चात होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है। पौधों द्वारा खनिज उपयोगिता की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, यानी कि उर्वरकता को जो समाप्त होने से रोका जा सकता है। और खाद्य पदार्थ के पोषक स्तर में वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि नई नई प्रजातियां, भिन्न भिन्न प्रजातियां, समृद्ध प्रजातियां जो हैं हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि गोल्डन राइस। और उपरोक्त उपयोगों के साथ साथ जो जीएम है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इसका उपयोग जो है तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनसे कि वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में वसा और ईंधन और भेजजीय पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, यानी कि जो ये कई तरह से उपयोगी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, बिल्कुल तरीके से आपको लिखना है, ताकि आपको ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछा गया है जिसमें आपको इसी तरह से आंसर लिखना होगा। और जो आंसर्स यहाँ पे बनाए गए हैं परफेक्ट 100% राइट और एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। इससे ईजी लैंग्वेज आप नहीं देख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में टर्म्स जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट प्रतीत होते हैं। जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको अच्छे तरह से पता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने इंग्लिश वर्जन में लिखा है वही चीज़ कि जो है प्लांट बैक्टीरिया फंगी एंड एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन अल्टरेड बाय मैनिपुलेशन और कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि जीएमओ। और जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज, और उन वेज को हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं। जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज़ ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके अंदर, जो मैंने अभी अभी आपको हिंदी में बताया। और एडिशन में भी जो है ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद में फ्यूल और स्टार्च और जो आपके बनाने में यूज़ होते हैं, तो ये सब चीज़ों में यूज़ होते हैं। इससे ज़्यादा आप इसका आंसर नहीं लिख सकते हैं। ये आपका
ज्योग्राफी या आपका हिस्ट्री नहीं है जिसमें आप बहुत लंबी कहानी लिखो, इसमें उतना ही उत्तर देना है जितना उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। इसके बाद में व्हाट आर वेरियस एथिक यूज यूज इश्यूज रिलेटेड टू द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कस करना है, यानी कि विभिन्न जीवधारियों के आनुवांशिक रूपांतरण से संबंध में नैतिक मुद्दे क्या हैं उनकी चर्चा करनी है। यानी कि जब ये आनुवांशिक रूपांतरण हम करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, तो उसके ऊपर नैतिक मुद्दे कौन कौन सी होती है उनकी चर्चा हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखिए, विभिन्न जीवधारियों के आनुवांशिक रूपांतरण से संबंध नैतिक निम्नलिखित मुद्दे हैं। इसमें से पहला मुद्दा है, पारिस्थितिक तंत्र में पेश किए गए आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, यानी कि जो आप चाहते हो वो मिलना जरूरी नहीं है। एक तो ये एक मुद्दा है इसका, ठीक है। उसके अलावा पेटेंट अधिकारों का दावा करना एक और समस्या है, जो आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव के लिए पैदा हुई है और भोजन और औषधीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है। यानी कि पेटेंट का अधिकार जो है ये करना भी एक समस्या है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने पेटेंट ले रखा है या फिर उसमें उसी पेटेंट को आपने मॉडिफाई किया है, तो ये भी एक जो है समस्या है। उसके अलावा आप जान सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे थर्ड पॉइंट में, कि भारत में बासमती की 27 किस्मों की खेती की जाती है। केवल बासमती की, चावल की बात नहीं हो रहा है, चावल का किस्म जो बासमती है उसकी 27 किस्मों की खेती की जाती है। और यह किस्म अपने अनोखे स्वाद और लंबे अनाज यानी कि दानों के लिए मानी जाती है। एक अमेरिकी कंपनी ने भारतीय बासमती के साथ उनकी अर्ध बौनी किस्मों को क्रॉस ब्रीड करवाया और दावा किया कि ये एक नई किस्म है। यानी कि एक अमेरिकी कंपनी ने क्या करा, इन 27 किस्मों में से किसी एक किस्म को लेकर के, जैसे कि मेंडल ने क्रॉस ब्रीड करवाया था, वैसे ही इसने भी क्रॉस ब्रीड करवाया और एक नई किस्म को उत्पादित किया, और वो उसने बोला कि ये नई किस्म है। कंपनी ने संबंधित देश, जिस कंपनी ने, ये अमेरिकी कंपनी ने जो ये दावा किया, उसने जहाँ से भी यानी कि भारत से 27 किस्मों में से जिस भी किस्म पे रिसर्च किया, उसने उसने उस कंपनी ने संबंधित देश, जिस देश में का वो अनाज था जिस पे उसने ब्रीड किया या जिस किसान ने उसको उगाया था, उसको कोई भी मुआवजा नहीं दिया और नई किस्म के पेटेंट का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। तो ये पेटेंट का जो है अधिकारों का दावा जो है एक समस्या है, तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से उजागर किया गया है। इससे बायोपेरेसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी। और पायरोसी मतलब चुराना, ठीक है, मतलब आपकी किस्म को या आपकी चीज़ को किसी ने चुराया और उसी में मॉडिफाई करके उसको सही कर दिया या फिर उसको ज़्यादा वो कर दिया। ये संबंधित क्षेत्रों की जैव विविधता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और स्वदेशी आजीविका को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये भी एक नैतिक मुद्दा है। चौथा नैतिक नैतिक मुद्दा हम बता सकते हैं, दुनिया के विकासशील और अविकसित हिस्सों जैसे भारत, अफ्रीका आदि अपने जैविक संसाधनों का पारंपरिक इनको ज्ञान है। इसके विपरीत जो औद्योगिक रूप से विकसित देश हैं, जो विकासशील है यानी कि जिसकी विकास हो रही है, और जो विकसित है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिसमें उन देशों में जैव विविधता खराब हो चुकी है या खराब है। इसलिए विकासशील देशों को अपने संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए कानून बनाने चाहिए। यानी कि जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर कानून बनाने चाहिए ताकि कोई दूसरा उसका उपयोग ना कर पाए। और उसके अलावा पांचवा जो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 का है, के तहत जो है GEAC जो है, इसने जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति की स्थापना करके सरकार द्वारा इस पहलू में एक बार पहल की गई थी, और यह निकाय आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के निर्माण, उपयोगिता, आयात निर्यात और भंडारण के लिए कानून और नियम बनाता है। तो इस तरह से ये 5 मुद्दे हैं, जिन नैतिक मुद्दे जिनको हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये 5 मुद्दों को ही आपको बताना है। 5 में से आप 4 भी लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन ये 5 आपको याद होने चाहिए। छोटे छोटे मुद्दे हैं और साफ लैंग्वेज में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है, कि आपके क्या वेरियस एथिकल इश्यूज़ हैं। तो मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, फर्स्ट नंबर पॉइंट, उसके बाद में सेकंड नंबर पॉइंट जो है जिसमें आपका पेटेंट राइट का इशू था। उसके अलावा जो है 3 नंबर पॉइंट बताया था जिसमें 27 वेराइटीज़ ऑफ बासमती कल्टीवेटेड की गई थी इंडिया में, और उसमें से एक वेराइटी के ऊपर जो है एक अमेरिकन कंपनी ने अपना क्रॉस ब्रीड करा करके और नया उत्पाद को अ, बताया, और साथ ही साथ उसका पेटेंट भी ले लिया बिना बिना किसी मतलब मुआवजे के, ठीक है। फार्मर्स को भी नहीं दिया, कंपनी को भी नहीं दिया। तो ये भी एक मुद्दा है। उसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो ट्रेडिशनल बायो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से नॉलेज है, लेकिन जो दूसरे अदर कंट्रीज़ जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा ना पैदा करें, इसके लिए एक कानून जरूर बनाना चाहिए। और इसके लिए एक 5वें नंबर पे आप लिख सकते हैं कि एक कानून जो है 1986 में बनाया गया था, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के नाम से जाना गया, जिसे को शॉर्ट में CEAC बोलते हैं। तो GEAC बोलते हैं, और इसको बना करके जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और उसके स्टोरेज वगैरह की
देखभाल के लिए इस कानून को लागू किया गया था। तो ये 5 मुद्दे जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और इन विच वे इट हैज़ अफेक्टेड अस और इज़ देयर ए नीड टू कंट्रोल इट, डिस्कस करना है। तो देखिए सिंपल सा बताना है आपको, कंट्रोल बताना है, कारण बताना है, ठीक है। तो देखिए वैश्विक उष्णता में वृद्धि के क्या कारण है, तो मानव द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग, जैव ईंधन भंडार का ह्रास और मानव क्रियाओं द्वारा वातावरण में CO2 की मात्रा एवं ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी तथा समताप मंडल की ओजोन परत का ह्रास आदि इसके प्रमुख कारण हैं, जो वैश्विक उष्णता में वृद्धि तथा भूमंडलीय पर्यावरण लाने के लिए जो है जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया इसका कारण। इस कारण को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देंगे क्योंकि इसमें हम ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, पॉइंट पॉइंट लिखेंगे, इसीलिए जो है थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है विश्वव्यापी उष्णता होती है। गत शताब्दी यानी कि पिछले सालों में पृथ्वी के तापमान में 0.6% 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है वृद्धि हुई है, और इसमें अधिकतर वृद्धि जो है पिछले 3 दशकों में यानी पिछले 30 सालों में हुई है। और एक सुझाव के अनुसार यानी कि एक प्रिडिक्शन के अनुसार जो है 2100 यानी 2100 तक, अभी आने वाले 2100, अभी आप 2000 सन 2000 में जी रहे हैं, अभी 2100 सन नहीं आया, तो सन 2100 तक विश्व का तापमान जो है 1.40 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं इतना टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि अभी जो टेम्परेचर है उसमें इतना 6 डिग्री का मुनाफा होना, जो कि बहुत असहनशील हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में इस वृद्धि के कारण जो है पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है विचित्र जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है या होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुवीय हिम टापुओं, जो ध्रुव के हिम टापू यानी कि जो बर्फ वाले पहाड़ हैं जो दूसरे अटलांटिका वगैरह में हैं और अन्य जगहों पर, जैसे हिमालय की चोटियों की जो बर्फ हैं वो पिघल रही हैं, पिघलना उनका बढ़ रहा है। और कई वर्षों बाद इसे इससे जो है जैसे जैसे ये पिघलते जाएंगे तो ये सारा पानी कहाँ जाता है, समुद्र में। तो समुद्र का जो है स्तर बढ़ेगा, जो कई समुद्री तटीय क्षेत्रों में को जलमग्न कर देगा, यानी कि वहाँ पे बाढ़ आने की आशंका हो सकती है। तो इस तरह से इसके इफेक्ट भी हैं और इसके कारण भी है, यहाँ पे बता दिए। उसके बाद में हम इसको प्रभाव को जो ये वैश्विक उष्णता है इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो हमने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको आसानी से एग्जाम में लिखने में आसानी हो। तो अन्न उत्पादन कम हो जाएगा अगर जो उष्णता बढ़ती है। भारत में होने वाली मानसूनी जो वर्षा है या मौसमी वर्षा है वो पूर्ण रूप से बंद भी हो सकती है, कम तो होगी होगी, साथ में बंद भी हो सकती है। और मरुभूमि का क्षेत्र जो है बढ़ सकता है, यानी कि सूखा जो आपका एरिया है वो बढ़ सकता है। और 1/3 वैश्विक वन समाप्त हो सकते हैं। 1/3 जो है वैश्विक वन, पूरे भारत की नहीं बात हो रहा है, पूरे विश्व की बात हो रहा है, वो समाप्त हो सकते हैं। और भीषण आंधी, चक्रवात और बाढ़ की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। उसके अलावा 2050 ईस्वी तक 1 मिलियन से अधिक पादपों एवं जंतुओं की जातियां समाप्त हो जाएंगी। यानी कि 2050, आज से आने वाले 25 सालों बाद में आप देखेंगे कि 1 मिलियन से अधिक पादप और जंतुओं की प्रजातियां समाप्त हो जाती हैं इसकी वजह से। और वैश्विक उष्णता को निम्न उपायों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमको क्या है इसमें, देखिए आपको कारण भी बताने हैं, इफेक्ट बताने हैं और कंट्रोल भी बताना है। तो इसको किससे कंट्रोल कर सकते हैं, तो देखिए जीवाश्म ईंधनों का कम से कम प्रयोग करके, ऊर्जा दक्षता में सुधार करके, वन उन्मूलन को कम करके, और मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करके, और जानवरों के विलुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षित करके, और वनों का जो है विस्तार करके, और वृक्षारोपण को बढ़ावा दे करके। इस तरह से हम जो है इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये सारे चरण अपनाए जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी समय इतना प्रतिकूल नहीं है जितने हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए, अभी नहीं हो रहा है इतने इफेक्टिवली। तो ये एक चिंता का कारण है। तो इसको हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, जो मैंने ऊपर बताया उसी को मैंने यहाँ पे नीचे समझाया है। और उसके बाद में आप बता सकते हैं कि कौन आपका 2021 तक कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके अलावा साइंटिस्ट का जो बिलीव है वो क्या है कि आपका जो हिम है और जो आपके एनवायरनमेंट में जहाँ जहाँ बर्फ़ वाले एरिया हैं वो धीरे धीरे पिघल जाएंगे, पोलर प्लेसेस पिघल जाएंगी, और जिससे कि आपका समुद्र का लेवल वो अप हो जाएगा, और वहाँ पे आसपास की जो क्षेत्र है समुद्र के आसपास के गांव हों शहर हों वो जलमग्न हो सकते हैं, यानी कि बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसको फिर हम जो है वार्मिंग को जो है उसके इफ़ेक्ट क्या हैं ये हम बता सकते हैं कि जो फूड प्रोडक्शन है वो घट जाएगा या बिल्कुल ही कम हो जाएगा। रेनफॉल भी जो है आपका प्रभावित होगा या कम्प्लीटली जो है बंद हो सकता है। उसके अलावा द एरिया ऑफ डेजर्ट में इंक्रीज़, यानी कि रेगिस्तान की संख्या बढ़ सकती है, यानी कि एरिया बढ़ सकता है।
इस तरह से सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी अभी हिंदी में, वही चीज़ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में समझाई है। और उसके फिर आपके कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो मेजर्स आपको बताने हैं। तो मैंने बताया आपको कि आपको प्लांटेशन करना होगा और फॉरेस्ट को एक्सपांड करना होगा, प्रिवेंट करना होगा सारे एनिमल्स को जो आपके बहुत ही मेनली रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे प्रकृति के लिए, उनको इंक्रीज़ करना होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन को। उसके अलावा रिड्यूस करना होगा वनों की कटाई को, इम्प्रूव करना होगा एनर्जी एफिशिएंसी को, उसके अलावा रिड्यूस करना होगा हमें फॉसिल फ्यूल्स जो हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इस तरह से हम लिखेंगे आसान लैंग्वेज में, आपको मैंने जो आंसर दिया है ताकि आप आसानी से एग्जाम में लिख सकें। 18वां जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के फंक्शनिंग को कौन से कौन से बायोटिक और एबायोटिक फंक्शंस जो हैं प्रभावित करते हैं, यानी कि जैव और अजैव घटक कौन से हैं जो आपके एक परितंत्र को जो है प्रभावित करते हैं। तो उनको आपको यहाँ पे विस्तार से चर्चा करने के लिए बोला है। तो हमने बहुत ही शॉर्ट रूप में लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ पाए। देखिए, एक परिस्थिति तंत्र में जो है जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं। एक परिस्थिति तंत्र में जो जैविक घटक की बात करें हम, तो यहाँ पर एक परिस्थिति तंत्र में जैविक घटक में परिस्थिति तंत्र के सभी जीवित भाग शामिल होते हैं। यानी कि जैविक में क्या होते हैं, सभी जीविक, और अजैविक में सभी अजीवित। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका है, एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र में घास और पेड़ जैसे उत्पादक होते हैं और साथ ही वहाँ पे कवर का और बैक्टीरिया जैसे डिकम्पोजर भी होते हैं। उत्पादक भी होते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं, ताकि बैलेंसिंग बना रहे। जैसे कि हम अब थोड़े से उसके जो घटक घटक हैं उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो पौधा है आपका जो घटक है, इसकी बात करें तो अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जो है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। पशु जो है पहले क्रम में उपभोक्ता जैसे चूहे, खरगोश और बीज खाने वाले पक्षी के साथ साथ जो प्लांट कटन जो घोंगे होते हैं, मसल्ले होते हैं, बतख होती हैं, काली शार्क होती हैं, पौधे और शैवाल, ये सब उनको खाते हैं। उसके अलावा फिर कवक जो है, कवक पारिस्थितिक तंत्र में जो है डिकम्पोजर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैक्टीरिया जो है ये डिकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं और पोषक तत्वों को छोड़ने के लिए मृत जीवों को तोड़ते हैं। ठीक है, पोषक तत्व बनाने के लिए क्या करते हैं, ये मृत जीवों को डिकम्पोज करते हैं। बैक्टीरिया अन्य जीवों के लिए भोजन के रूप में भी काम करते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र के जो अजैव घटक है उनके बारे में लिख देंगे। कुछ तो हमने जैव घटक लिखे, कुछ अजैव घटक लिखेंगे, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा आंसर। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो अजैव घटक हैं वो सभी के सभी निर्जीव तत्व शामिल होते हैं उसमें, जिसमें वायु, मिट्टी, तापमान, प्रकाश और ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, और ये जो है जीवित तत्वों को प्रभावित करते हैं, यानी जैव घटक जो हैं आपके, अजैव घटक जो हैं जैव घटकों को प्रभावित करते हैं। जैसे वायु जो है की रासायनिक संरचना में परिवर्तन, जैसे कि कारों या कारखानों से वायु प्रदूषण हवा में सांस लेने वाले हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। और कुछ जीव हवा में परिवर्तन के साथ अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। और जलीय जीवों के लिए जो है हवा और पानी की रासायनिक संरचना की मात्रा भी पानी में रहने वाले किसी भी जीव को प्रभावित करती है। तो हवा और पानी जो है मिल करके भी प्रभावित करते हैं और हवा अकेले भी प्रभावित करता है। आपके अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे इंसान होंगे, अचानक से ज़्यादा डस्ट या पोल्यूशन होता है या फिर वो मार्केट चले जाते हैं तो उनके शरीर में या सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस तरह से जो है ये काम करता है अजैव घटक। मिट्टी भी है, अधिकांश पौधे और पोषक तत्व जो है मिट्टी के लिए आवश्यक होते हैं और अपनी जड़ों के साथ खुद को जो है बनाए रखने के लिए पोषक तत्व और मिट्टी का वो प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जल जो है, जल पृथ्वी पर एक जीवन के लिए आवश्यक है और जीवित जीवों के भीतर रासायनिक अभिक्रिया के लिए पानी आवश्यक है, यानी कि जल आवश्यक है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए भी प्रमुख घटकों में से एक है और जल सभी जीवों के लिए जो है एक जीवित वातावरण के रूप में भी काम करता है। उसके अलावा प्रकाश जो है, गहरे समुद्र में प्रकाश की कमी प्रकाश संश्लेषण को रोकती है, तो जिसका ये अर्थ है कि सतह पर जीवन का अधिकांश भाग जो है दिन के उजाले में प्रभावी होता है। तो यानी कि ज़्यादातर जो है जीव, जो समुद्री जीव या जलीय जीव हैं, वो दिन के समय में आपको सतह पे देखने को मिलेंगे, रात में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता उस समय नहीं होती है। वो कोटा पूरा कर चुके होते हैं, जैसे आप लोग कोटा पूरा कर चुके होते हैं। तो इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं। उसका अलावा लवणता जो है ये भी प्रभावित करती है। तो समुद्र में जानवरों को उनके शरीर की नमक सामग्री को नियंत्रित करने के लिए नमक वक्र ग्रंथि का उपयोग करके लवणता के अनुकूलित किया जाता है। और उच्च लवणता वाले वातावरण में पौधों में नमक को हटाने के लिए आंतरिक तंत्र भी होते हैं। इन तंत्रों के बिना अन्य जीव प्राणी अपने वातावरण में बहुत अधिक जो है नमक से मर जाते हैं, यानी कि जितनी लवणता ज़्यादा होगी वो भी इफेक्ट करेगा। तो ये भी एक घटक है। उसके अलावा तापमान जो है मेन घटक, तो ये भी है, जिसमें अधिकांश जीवों को अपेक्षाकृत स्थिर तापमान सीमा की आवश्यकता होती है और स्तनधारियों के पास में अपने शरीर के
तापमान को नियंत्रित करने के लिए जो आंतरिक तंत्र भी होते हैं, और तापमान परिवर्तन विशेष रूप से अत्यधिक और अचानक परिवर्तन जो किसी भी जीव की सहनशीलता से ज़्यादा होते हैं, वो जीव को नुकसान पहुंचाएंगे या उसको मार देंगे। तो तापमान का इस तरह से इस पे इफेक्ट होता है। तो ये जैव और अजैव घटक के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब कर दिया, ताकि आपका जो आंसर है ये कंप्लीट हो जाए। या और अभी जो वीडियो खत्म होने वाला है, जैसे ही खत्म होगा तो आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उस प्ले लिस्ट को जरूर टच के देख लेना, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे इकोसिस्टम के जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने बताया है। जो चीज़ मैंने अभी अभी आपको हिंदी में समझाई, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा समझा रखा है। तो आप इनको सभी चीज़ों को जो है लाइन बाय लाइन इनको याद कर लेंगे। दो दो लाइनों में मैंने आंसर्स लिखे हैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप आसानी से एग्जाम में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें और आंसर को आसानी से लिख पाएँ। अदरवाइज आप अगर आंसर्स देखेंगे, सोचेंगे और बुक को भी उठाएंगे, तो आपको इस तरह के आंसर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुक में भी इतना डिटेल्ड और इतने अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस नहीं अवेलेबल हैं। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं, उसके बाद में जो आंसर्स आपके देते हैं, इसीलिए समय लगता है। और सभी के आंसर्स बनाते हैं जिसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी शामिल है, तो इसमें भी समय लगता है। हिंदी और इंग्लिश वर्जन करना ये तो सबसे बड़ा महाभारत है, जो कि आप लोगों की सुविधा के लिए किया जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा कमेंट करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। इसमें जो आपका एबायोटिक कंपोनेंट है, जिसमें मैंने बताया नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, तो इसमें एयर आ जाता है, सॉइल आ जाता है, जो मैंने अभी अभी आपको डिस्क्राइब किया ऊपर। वाटर भी कैसे इफेक्ट करता है, लाइट कैसे इफेक्ट करता है, और सॉइल कैसे इफेक्ट करता है। उसके अलावा जो है आपके टेम्परेचर कैसे इफेक्ट होते हैं टेम्परेचर से, ये भी आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपका जो है 19th लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कॉलम को मैचिंग करना है। तो ये रहा आपका कॉलम मैचिंग का आंसर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करें एस्पर जिलस जो है नाइजर, ये क्या होता है। तो एस्परजिलस नाइजर जो है, इससे हम साइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है। ये उपयोग क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, तो ये सिट्रिक अम्ल जो है हमें देता है। उसके बाद में दूसरा जो है एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी जैसा कि इसका नाम है, तो ये एसिटिक अम्ल के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इससे जो है अम्ल हमें प्राप्त होता है, वो होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक एसिड। उसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट जो है इसमें क्लोरोस ट्राइडियम ब्यूटिलिकम, इसमें जो है आपका ब्यूटरिक एसिड जो है मिलता है इससे। उसके बाद में लैक्टोबैसिलस सभी को पता है, इससे हमारे को लैक्टिक एसिड मिलता है। और उसके बाद में आपका अंतिम जो है इसमें ट्राइकोडर्मा पोलिस पोरम, इससे जो है हमें साइक्लोपोरिन ए मिलता है। ठीक है। इससे कौन सा हमें अम्ल मिलता है, साइक्लोपोरिन ए मिलता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो आपको इस बार अम्ल अम्ल दे दिए, तो ये सारे अम्ल जो हैं कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, किससे मिलते हैं, ये आपको इससे मैच करने थे। तो ये चीज़ हमने मैच करके आपको समझा दिया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आप संतुष्ट होंगे। आपके पांचों सेट कंप्लीट हो चुके हैं। इसी बात पे सभी को एक एक लाइक करना बनता है, और सभी को एक एक अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, अपने ग्रुप में शेयर करना भी बनता है। इसी तरह से आपके और भी एग्ज़ाम में मदद की जाएगी। आने वाला जो कमिंग एग्ज़ाम है आपका कुछ ही दिनों में, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सीरीज़ डाल देंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट और अपने शेयर को बरकरार रखना होगा, तभी जाके वो हो पाएगा पॉसिबल। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि कमेंट हर सब्जेक्ट के लिए आते हैं, तो जिस सब्जेक्ट के कमेंट सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं, उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं और उनके लिए हम काम करते हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने है, उस प्लेलिस्ट को देख करके आप अपने आंसर्स को ज़रूर मैच करिए, ताकि आप लोग जो है अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।